ओके, इस मूवी को देखने के बाद फोग यानी कि धुएं से डर लगने लगता है। नहीं सच में जॉन कारपेंटर और डेबरा हिल ने क्या सोचा, मतलब क्या ही सोचा, मतलब फोग अपनी सेना लेकर आएगा और लोगों की मारेगा जान। अब फोग भैया ऐसा क्यों करते हैं ये जानकर आप मजाक से हटकर मूवी काफी काफी बढ़िया है। ये मूवी जिस तरीके से डर का माहौल बनाकर रखती है वो काफी औसम है। फोक को केंद्र में रखकर एक पिक्चर बनाना यही एक बड़ी बात है और इस मूवी में फोक से जिस तरह की एक्टिंग करवाई गई है वो आजकल के नेपो किड की एक्टिंग से कई गुना बेहतर है। फोक को देखकर सच में डर लगता है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक और यूनिक और धुएं से भरी हुई धुएं वाली मूवी देखने के लिए। मूवी की शुरुआत दादू से होती है जो बच्चों को एज यूजुअल भूत प्रेत वाली कहानी सुना रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चों आज ही के दिन यानी कि 21 अप्रैल को वो भयानक घटना हुई थी। 21 अप्रैल 1880 को एलिजाबेथ टेन नाम का क्लीपर सीप जमीन से पानी पर चलना शुरू करता है। वो स्पाइसी पॉइंट के पास जैसे ही पहुंचता है तो चारों तरफ धुआं धुआं छा जाता है। धुआं इतना भयानक था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी उन्हें आग की रोशनी दिखती है। वो शोर बढ़ता है पर तभी एलिजाबेथ टेन समुद्री चट्टानों से टकरा जाता है और दो भागों में अलग हो जाता है। उस सीप पर सवार सभी लोगों के फेफड़ों में खारा पानी भर जाता है और उनकी आंखें घुरने लगती है। धुआं वहां से चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन मेरे दादा ने मुझसे कहा जब धुआं वापस आएगा तब उसके साथ एलिजाबेथ टेन और वो मरे हुए लोग वापस आएंगे उस आग की रोशनी को ढूंढने जो उन्हें मौत के अंधेरे में ले गई। कहानी खत्म। फिर हमें समुद्र दिखाया जाता है और उसके तुरंत बाद चर्च है तो पादरी भी होगा। हाँ ये रहे, नहीं ये पादरी नहीं है, ये यहाँ पर काम करते हैं। पादरी तो ये रहे जो दारू पी रहे हैं। बेनेट जो इसका नाम है वो अपना काम निपटाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। पादरी सोचता है मैं क्या करूँ, चलो मैं भी चलता हूँ। वो रेडियो उठाकर वहाँ से जाने लगता है। रेडियो से जिस औरत की आवाज आ रही है जिसे आप नहीं सुन पा रहे हो लेकिन मैं सुन पा रहा हूँ, वो भी इस मूवी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। खैर पादरी को कुछ टट्टी टट्टी जैसा फील होता है। तभी कुछ ऐसा होता है, एक पत्थर गिरता है जो इस दीवार का है। ये क्या है? पादरी उस चीज को निकालता है। ये तो एक बुक है, शायद किसी की आत्मकथा जीवनी एकांकी महाकाव्य खंडकाव्य गद्यांश पद्यांश होगा। फिर हमें सुनाया जाता है कि आज एंटोनियो बे की 100वीं सालगिरह है। आज ही के दिन एंटोनियो बे की नींव खुदी थी। ये कौन है बे? एंटोनियो बे इस टाउन का नाम है। अच्छा ऐसा है। हाँ, जॉन कारपेंटर यहाँ पर डर का माहौल क्रिएट करने के लिए कुछ सीन्स दिखाते हैं, जैसे कि चारों फोन लगातार रिंग करने लगते, बस ऐसे ही बिना बात के। ये बेचारा बंदा अपना काम कर रहा होता है कि तभी गेंद फाड़ देने वाली एक चीज होती है कि सारी चीजें हिलने लगती है। जी हाँ, मन से हिलने लगती है। वो क्या है ना, चीजें बैठे बैठे थक गई थी तो थोड़ी बहुत कसरत करने के लिए हिलने लगती है मन से। ये तो कुछ भी नहीं है। ये गैस स्टेशन देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। तभी गैस पंप की पाइप, अरे मैं तो चक्कर आकर नीचे गिर गई। कितना खून जैसा पानी निकल रहा है मेरे में से। हे प्रभु, हे मालिक, कोई तो मुझे बचा लो। तभी एक साथ कारें आके खोल कर चिल्लाने लगती है, मानो कह रही हो कि हमारी इज्जत को बचा लो क्योंकि मालिक को छोड़कर हमारी कोई और बजा रहा है। तभी सीन एक चलती हुई कार पर आता है क्योंकि उसका मालिक उसकी राइड कर रहा है इसलिए चल रही है। तभी रात के अंधेरे में एक लड़की हाथ को हिलाते हुए लिफ्ट मांगती है। ये भाई साहब कार को रोक देते हैं और उसे उठा लेते हैं, लिफ्ट दे देते हैं। दोस्तों इसे हिच हाइकिंग कहते हैं। हिच हाइकिंग जिसमें हम एक अजनबी के साथ फ्री में यात्रा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए करते हैं, उसे हिच हाइकिंग कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा है हिच हाइकिंग की। दोस्तों इसे कहीं पर लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है आपने ये वाली हरकत कभी न कभी की ही होगी। तभी कार के कांच यूं ही मन से टूटने लगते हैं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी।
इनको कुछ घंटा समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है और तभी सीन एक लाइट हाउस पर आता है और हमें इसके अंदर स्टीवी दिखाई जाती है जो अपना धंधा कर रही है, रेडियो चैनल चला रही है। टाउन के सभी लोग उसी की आवाज सुनते हैं रेडियो पर। तभी उसे फोन आता है। फोन के उस किनारे प्रेम का भतीजा डैन होता है जो उसे अपनी सेटिंग बनाना चाहता है, पर स्टीवी की उसे सेटिंग का फोल्डर बताती नहीं जहाँ से वो सेट होगी। खैर डैन की भूमिका इस मूवी में मौसम की जानकारी देने की है, तो वो जानकारी देता है जिससे मूवी आगे बढ़ सके। वो कहता है सी ग्रास एरिया के आसपास बहुत सारा फॉग बैंक होने की आशंका है। सी ग्रास एरिया समुद्र का एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर समुद्री घास पाई जाती है और कुछ वनस्पति भी। खैर यही जानकारी स्टीवी अपने चैनल पर दे देती है जिसे 3 लोग कान से सुनते हैं जो अपने शिप के साथ उसी इलाके में है। इनको लगता है ये जानकारी ध्रुव राठी है क्योंकि ये बंदा शिप से बाहर देख रहा है और वहाँ पर फॉग बैंक जैसी कोई चीज नहीं है। पर दोस्तों तभी एंट्री होती है इस विलन की, यानी कि फॉग वहाँ प्रकट होता है। अब ये बंदा बोलता है नहीं फॉग बैंक का है। ये सुनकर ये बंदा ऊपर जाता है क्योंकि ये लोग अब यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि फॉग है। वो ऊपर आता है और उसे कुछ दिखता है, शायद एक दूसरा जहाज। तब ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं। वो धुआं इनके पास बिन बुलाए एक से की यादों की तरह आता है। वो एक बॉक्स के जरिए जनरेटर रूम में आता है और ये क्या धुआं जनरेटर की इज्जत लूट लेता है जिससे जनरेटर अपवित्र खराब डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाता है और लाइट बंद हो जाती है। तो ये दोनों चेक करने बाहर जाते हैं और तभी इन्हें एलिजाबेथ डैन जहाज दिखता है। ये तो 1880 में डूब गया था ना, ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी इन्हें किसी की आने की दस्तक सुनाई देती है। ये लोग दस्तक की ओर देखते हैं। वो धुआं है, उसके पीछे काले कपड़ों में कोई तो है। आखिर कौन है। तभी एक तलवार से दीवार पार वो काले कपड़े वाले लोग उन दोनों को टोनी कक्कड़ के गानों की तरह बेरहमी से मार देते हैं। सीन तीसरे बंदे पर आता है। उसके पीछे से उसकी कोई मारने आता है। वो उसके करीब आता है और उसकी मारी लेता है जान। मरने का तरीका थोड़ा समान है क्योंकि खून की एक बूंद भी नहीं दिखती। स्टीवी लाइट हाउस से शांत समुद्र को देख रही है मानो समुद्र सो गया हो। पर एक बार फिर से तभी उसे कुछ पुनीत सुपरस्टार जैसा अजीब दिखता है। ये चमकीली रोशनी जो पल भर में मिस्टर इंडिया हो गई। सीन हिच हाइकिंग पर आता है। नहीं ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। ये तो एक दूसरे के लिए अजनबी थे ना। नहीं ये कैसे हो सकता है कि पहली मुलाकात में सीधे बेड पर। अमेरिकन सोसाइटी की बातें अलग है। वैसे इसका नाम एलिजाबेथ है और इसका नाम निक है, प्रियंका चोपड़ा का पति। क्योंकि ये दोनों अपने काम में व्यस्त हैं कि तभी डोर पर कोई दस्तक देता है। ये तो उन्हीं लोगों में से एक लग रहा है। अरे वही है। अब क्योंकि वो चड्डी पे था तो पहले पैंट पहनता है और फिर वो डोर खोलने आता है। तभी अचानक से वो कहीं छिप जाता है। निक जैसे ही डोर खोलने लगता है तो दीवार घड़ी का कांच दिल की तरह टूट जाता है। स्टीवी रेडियो पर कहती है रात के 1 बज चुके हैं। निक डोर खोलता है पर बाहर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। सिन भागते हुए एंडी पर आता है जो समुद्र के किनारे है। उसे कुछ तो दिखता है। उसे ये दिखता है एक टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा जिस पर डैन लिखा है। डैन, एलिजाबेथ डैन। कुछ समझे, कुछ याद आया। ये जो घर देख रहे हो ना वो एंडी का है, मतलब एंडी की मोम का यार। ये उसका पापा है और ये उसकी मोम है। एंडी अपनी मोम के पास आता है। ओ स्टीवी एंडी की मोम है। एंडी अपनी मोम को उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में बताता है और फिर वहाँ से चला जाता है। स्टीवी उस लकड़ी के टुकड़े को देखती है। इधर निक एलिजाबेथ को लेकर एक आदमी के पास आता है। वो उससे पूछता है आल अपने साथियों के साथ अभी तक नहीं आया। वो 3 लोग यहाँ थे ना, उसमें एक आल भी था और वो जहाज निक का था। एक्चुअली तीनों निक के दोस्त होते हैं। फिर हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। इनका नाम श्रीमती विलियम्स है। तो क्या मैं इसे केन विलियमसन का पूर्वज मानूं क्योंकि, और इनका नाम सैंडी है। एक्चुअली दोनों रात के फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एंटोनियो बे की 100वीं सालगिरह मनाई जाएगी। स्टीवी कार से कहीं तो जा रही है, लाइट हाउस जा रही है, कहीं तो जा रही है। इधर निक भी एक जहाज लेकर आल उसके साथियों की खोज में निकल चुका है। एलिजाबेथ भी उसके साथ ही है। तभी निक को अपना जहाज दिख जाता है। श्रीमती विलियम्स और सहकर्मी सैंडी ये दोनों चर्च में जा रहे हैं और हमें यहीं पर पता चलता है कि आल श्रीमती विलियम्स का पति है क्योंकि श्रीमती विलियम्स मुंह से कहती
होती है कि आल मेरा पति है जो कल रात से गायब है और हमें पता है कि वो मर चुका है, तुम्हें भी पता है कि वो मर चुका है, सबको पता है कि वो मर चुका है, लेकिन श्रीमती विलियम्स को नहीं पता कि वो मर चुका है। जस्ट लाइक अ टिपिकल इंडियन डेली सोप, निक बोट पर आता है और अपने साथियों को सीआईडी की तरह ढूंढने लगता है। श्रीमती विलियम्स चर्च में आ चुकी है, वो पादरी से बात करने आई है कि चर्च को डेकोरेट किया जाए कि नहीं। आफ्टर ऑल चर्च की भी 100वीं वर्षगांठ है। ये लोग चर्च के अंदर आते हैं और फादर मेलोन को ढूंढने लगते हैं। यार ये लोग चोर पुलिस इतना क्यों खेल रहे हैं। उधर निक आल उसके साथियों को ढूंढ रहा है और इधर आल की पत्नी फादर मेलोन को ढूंढ रही है। खैर छोड़ो, तुम फादर मेलोन की एंट्री देखो जिससे श्रीमती विलियम्स की जान नीचे से निकलते निकलते रह गई। तो दोस्तों तैयार हो जाइए धुएं और उसकी सेना का रहस्य जानने के लिए। पादरी मेलोन वो बुक पढ़ता है जो उसे उस पत्थर वाली दीवार से मिली थी। 9 दिसंबर 1879 की शाम को मैं पहली बार ब्लैंक से मिला। शायद वो किसी घिनौनी बीमारी की चपेट में था, उसका चेहरा यही बता रहा था। वो काफी अमीर था, उसके पास काफी सोना था। ब्लैंक अपने साथियों के साथ तंजीर आइलैंड के उत्तर में अपने कॉलोनी बसाना चाहता है, इसीलिए वो मुझसे इसकी अनुमति लेने आया है और मैं उसे अनुमति दे देता हूँ। निक और एलिजाबेथ अल उसके साथियों को ढूंढते हैं पर वो तीनों उन दोनों को नहीं मिलते, पता नहीं क्यों। लाशें भी नहीं मिलती। तारीख 11 दिसंबर साल 1879 को ब्लैंक ने एलिजाबेथ डेन नाम का एक जहाज खरीदा। वो अपना सोना और अपने साथियों को इसी जहाज से ले जाने वाला है। 20 अप्रैल 1880 को मुझे मिलाकर हम 6 लोग रात में मिले और रात के 1 बजे हम 6 षड्यंत्रकारियों ने एक दारू की बोतल पी और दारू पीने के बाद हमने ब्लैंक और उसके साथियों को मारने की योजना बनाई। कारण सरल था, उसका सोना। हमें लगा ब्लैंक कॉपर का सोना चर्च बनाने में और एक छोटा सा टाउन बनाने में योगदान दे सकता है। इधर निक भी एलिजाबेथ को एक कहानी सुना रहा है। सुनाओ सुनाओ कहानी सुनाओ। वो शुरू में कहानी सुना रहा था, फिर उसने कहानी सुनाई, अब तुम कहानी सुना रहे हो। सुनाओ सुनाओ। वो कहता है, मेरे बाबूजी एक मछुआरे थे। एक रात की बात है जब वो स्पाइवी पॉइंट के आसपास थे, उन्हें एक जहाज दिखा। उन्हें लगा कि उस जहाज में कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी हिम्मत जुटाकर उस जहाज पर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उनकी नजर एक गोल्ड कॉइन पर जाती है। बाबूजी उस गोल्ड कॉइन को उठाकर अपनी छाती की जेब के पास रख लेते हैं। पर एक मिनट, यहाँ कुछ तो हो रहा है। फिर बाबूजी घर आए, उन्होंने हमें कहानी सुनाई, पर जब उन्होंने अपनी जेब से वो गोल्ड कॉइन निकालने की कोशिश की तो वो गोल्ड कॉइन नहीं निकला। मानो वो गोल्ड कॉइन गायब हो गया हो, घूम गया हो, डिसअपियर हो गया हो, मिस्टर इंडिया हो गया हो। पता नहीं वो कहाँ चला गया। बस यही कहानी थी। तो सुनाई क्यों? बस डायरेक्टर साहब ने कहा सुना दी। तभी ये बॉक्स मन से खुलता है जिससे एलिजाबेथ तन मन से डर जाती है। वो आप ऊपर जाने लगते कि तभी एक लाश उसकी पीठ का आलिंगन करती है। सीन पादरी पर आता है। 21 अप्रैल 1880 की भयानक रात आ चुकी थी। हम 6 बेवड़े तैयार थे, मानो जीसस भी हमारी मदद कर रहा हो। उसी रात को एक भयानक फोग चारों तरफ छा जाता है। हम बेवड़े उस फोग में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे और तभी हमने एक झूठी आग लगाई। ब्लैंक की जहाज ने झूठी आग का पीछा किया और स्पाइवी पॉइंट की चट्टानों से टकरा कर वहीं नष्ट हो गया और हमने फिर सोना लूट लिया। कहानी यहीं पर खत्म। तभी सैंडी कहती है, यार फादर तेरे दादा ने तो कहानी अच्छी लिखी। ये दोनों इस कहानी को सीरियसली नहीं लेते और बनता भी नहीं, क्योंकि इस बात को तकरीबन 100 साल बीत चुके हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं। पर जो गलत है वो गलत है, आज भी गलत रहेगा और 100 साल बाद भी गलत ही रहेगा। यहाँ पर फादर मेलोन बोलता है हम हत्यारों का सम्मान करने वाले हैं। स्टीवी लाइट हाउस के पास आ जाती है। ये लाइट हाउस उसी का है, वो उसकी मालकिन है। उसके हाथ में वो लकड़ी भी है। स्टीवी लाइट हाउस के अंदर आती है, वो ऊपर जाती है, वो अपने हाथों में रखी चीजों को रखने लगती है। ये तू यहाँ रहे और तू यहाँ रहे और तू यहाँ रहे, ये सारी चीजें करके स्टीवी कॉफी पीने लगती है। तभी लकड़ी में कुछ होता है, वो वेट हो जाती है, उसमें से पानी बाहर आने लगता है और नीचे गिरने लगता है। वो पानी इस यंत्र के पास आता है जिससे यंत्र बंद पड़ जाता है। तो स्टीवी उसे देखने लगती है और वो क्या देखती है कि वो लकड़ी का टुकड़ा मूत रहा है जिस पर आप लिखा है 6 मस्ट डाई। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और उस लकड़ी में आग लग जाती है। तो स्टीवी जल्दी से वो आग बुझा देती है। अब फिर से उस लकड़ी पर डेन लिखा है। हमें एंडी दिखाया जाता है। तभी फोन रिंग करता है। ये जो है ना, ये हाँ, ये वो एंडी की दाई माँ है, एक तरह से बेबी सीटर आप कह सकते हो।
फोन स्टीवी का था। स्टीवी एंडी से कहती है, देखो बेटा, आज रात तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे क्योंकि इसी रात में मूवी खत्म होगी, और हाँ, समुद्र के किनारे तो बिल्कुल भी नहीं। एंडी बोलता है, ओके मम, नहीं जाऊंगा, मैं तो आपका आज्ञाकारी बेटा हूँ, नहीं जाऊंगा। सीन डॉक्टर पर आता है जो उस बॉडी को चेक कर रहा है जो निक और एलिजाबेथ लेकर आए हैं। डॉक्टर निक से, मुझे तुमसे कुछ टॉकिंग करनी है। डॉक्टर निक उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कई दिनों से पानी के अंदर था। ऐसा लगता है जैसे वो 1 महीने से पानी के अंदर था। इधर एलिजाबेथ बॉडी के साथ अकेली है, देखना कुछ तो होगा। तभी बॉडी में हलचल होने लगती है और रूम के बाहर और अंदर ठंड बढ़ने लगती है। वो बॉडी कुछ उठाकर और अपनी लंबी टांगे जमीन पर रख कर एलिजाबेथ की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही हमला करती है तो नीचे गिर जाती है। ये देखकर एलिजा चिल्लाती है। चीखें सुनकर ये दोनों एलिजा के पास आते हैं। डॉक्टर उस बॉडी को देखने लगता है। उसने कुछ तो लिखा है, शायद एम। इतना सीरियस मत हो रहे, ऐसा ही लिख दिया उसने। टाउन एकदम शांत है क्योंकि सभी लोग फंक्शन में आए हैं और मेयर साहब भाषण दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। इधर शेरिफ श्रीमती विलियम्स को बताते हैं कि उनके पति वो निकल लिए। ये सुनकर श्रीमती विलियम्स को थोड़ा सा इत्तू सा बुरा लगता है। 4-5 आंसू बहाकर फिर से अपने काम पर लग जाती है। बढ़िया। निक और एलिजा रेडियो के पास है। तभी स्टीवी कहती है, लगता है आज भी पिछली रात की तरफ फोग आने वाला है। ये सुनकर निक को कुछ होता है। वो डायरेक्ट स्टीवी को फोन करता है और उससे फोग से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी लेने लगता है। स्टीवी को जितना भी पता होता है फोग से रिलेटेड, वो सारी की सारी जानकारी निक को दे देती है। वो आगे कहती है, अगर तुम्हें और भी जानकारी चाहिए तो तुम हमारे वेदरमैन डैन के पास जा सकते हो। दोस्तों, वो आ चुका है, वो आ रहा है, वो रहा। डैन अपने साथी के पास आता है। एक्चुअली डैन नाइट की ड्यूटी करता है क्योंकि एलिजा नाइट में धंधा करती है। लड़की के साथ धंधा शब्द लगा दो तो कितना अजीब फील होता है ना। एलिजा नाइट में धंधा करती है, ऑकवर्ड फील हो रहा है। अगर हम इसको ऐसा बोले, एलिजा नाइट में काम करती है, अच्छा फील हो रहा है। फोक धीरे धीरे टाउन की तरफ बढ़ रहा है। बेन को फोक की जानकारी मिलती है। वो स्टीवी को फोन करता है। क्यों? इस जानकारी को शेयर करने के लिए। जानकारी तो बहाना है, बात जो करनी है। निक और एलिजा डैन के पास आ रहे हैं। अब स्टीवी की नजर समुद्र से आते हुए फोक पर जाती है जो चमक रहा है। डैन, पीछे तो देख, धुआं तेरे पीछे ही है। पर भाई साहब अपनी क्रश से बात करने में मशरूफ है। पर धुआं तो धुआं है। वो सबसे पहले लाइट की इज्जत लूटता है जिससे लाइट शर्मा कर बंद हो जाती है। और तभी डैन के रूम डोर पर कोई दस्तक देता है। डैन टेबल पर फोन रख कर चेक करने जाता है। वो स्टीवी से कहता है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है स्यूटी, और मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। तो स्टीवी डैन से, भूतिए डोर मत खोलना। पर डैन भैया डोर खोल देते हैं। डोर के बाहर धुआं धुआं होता है। डैन मुझे डराओगे? तभी एक हाथ आकर डैन की गर्दन पकड़ लेता है और डैन भैया भी मारे जाते हैं। स्टीवी उसके चिल्लाने की आवाजें सुनती है। साले भूतियों को बोला था डोर मत खोल। श्रीमती विलियम्स की विधवा भी भाषण दे रही है। तभी स्टीवी अपने चैनल से बोलती है, शेरिफ डेविड सिम्स से क्या आप तुरंत केएबी रेडियो से संपर्क कर सकते हो क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति है। शेरिफ डेविड सिम्स स्टीवी से बात करने आता है। इधर धुआं टेलीफोन लाइन के पास आता है। शेरिफ जैसे स्टीवी को फोन करता है तो धुआं टेलीफोन लाइन काट देता है और ये दोनों हेलो हेलो करते रह जाते हैं। फोक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर केंद्र में आ चुका है। फोक उस यंत्र को ही नष्ट कर देता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। खैर पूरे टाउन में अंधेरा आ जाता है जी। अब तुम स्टीवी की नजर से समुद्र को देखो। उसे तुरंत याद आता है कि साला मेरा घर तो समुद्र किनारे ही है, कहीं ये फोक एंडी की लेंडी ना बना दे। ये सोच कर वो तुरंत नीचे आती है और जनरेटर चालू करने लगती है। निक और एलिजा डैन के पास आते हैं और बिल्कुल उन्हें डैन नहीं मिलता। धुआं एंडी के घर के करीब आ चुका है। वो घर को अपनी बाहों में लेने लगता है। स्टीवी जनरेटर चालू कर लेती है। वो जल्दी से रेडियो पर आकर एंडी को घर से निकलने को बोलती है। पहले बोलती है घर से बाहर मत निकलना, अब बोलती है घर से बाहर निकल। वो जोर जोर से माइक पर अपने बेटे के लिए मदद मांगने लगती। वो कहती है, प्लीज मेरे बेटे एंडी को लेंडी बनने से बचा लो। तभी एंडी के डोर पर कोई दस्तक देता है। ताई माँ एंडी को उसके रूम
में जाने को बोलती है और एंडी चला जाता है। निक स्टीवी के अपील सुन लेता है। तो क्या वो एंडी को बचा पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दाई माँ दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर धुआं धुआं होता है, पर दाई माँ जैसे ही मुड़ती है तो काले पोशाक वाले लोग दाई माँ पर हमला कर देते हैं और दाई माँ भी जीसस को प्यारी हो जाती है। ये कलमुए बड़े छोटे में कोई लिहाज ही नहीं कर रहे हैं। एंडी रूम में अकेला है। वो कलमुए अब डोर को तोड़ने लगते हैं। निक एंडी के घर के पास आ जाता है। वो एंडी को ढूंढने लगता है। उसे एंडी मिल जाता है। वो कलमुए आने ही लगते हैं, तभी निक विंडो तोड़कर एंडी को बाहर निकाल लेता है। वो आ चुके हैं। ये लोग कार में आकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर कार फंस चुकी है। वो नहीं जाना चाहती। ये लोग इनकी कार के करीब आने लगते हैं। वो काफी करीब आ चुके हैं। कार, मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तभी एलिजा, चल मेरी सोतन चल, अगली बार तुझे तेरा मालिक की राइड करेगा। ये सुनकर कार काफी खुश हो जाती है और वहाँ से तुरंत निकल जाती है। श्रीमती विलियम्स की विधवा और सैंडी का काम हो चुका है, तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। स्टीवी अब बताने लगते कि कोहरा किस ओर बढ़ रहा है और निक और एलिजा उसी के अनुसार कार चलाने लगते हैं। धुआं धीरे धीरे टाउन में बढ़ रहा है। सैंडी रेडियो चालू करती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टीवी बोल क्या रही है, पर जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि स्टीवी बोल क्या रही है और वो लोग भी स्टीवी की बातों का अनुसरण करने लगते हैं। स्टीवी डायरेक्ट जीप से बोल देती है, चर्च में जाओ, खुद को बचाओ। ये लोग चर्च में आ जाते हैं। ये सभी लोग चर्च में जाते हैं, फिर पादरी के पास आते हैं। धुआं तो चर्च की तरफ आ रहा है। ये देखकर ये लोग दूसरे रूम में जाते हैं। अब धुआं लाइट हाउस की तरफ आता है। श्रीमती विलियम्स की विधवा पादरी से पूछती है, वो बुक कहाँ है? वो बेवड़े, वो बुक कहाँ है? तो पादरी कहता है, वो बुक वो तो बाहर है। तो निक वो बुक लेने जाता है। उसे वो बुक मिल जाती है। लाइट हाउस अब पूरी तरह से धुएं में छुप चुका है। लाइट हाउस के डोर पर दस्तक की आवाज आती है। स्टीवी नीचे आती है। ये लोग बुक पढ़ने लगते हैं। बात यह है कि धुआं 6 लोगों को मारेगा, क्योंकि धुएं की सेना को 6 लोगों ने मिलकर मारा था। अभी तक धुएं की सेना 5 लोगों को मार चुकी है। अब एक बाकी है। अब वो कौन होगा वो तो धुएं की सेना पता कर ही लेगी, लेकिन इस किताब में यह भी लिखा होता है कि धुएं की सेना सोना लिए बिना नहीं जाएगी। अब सोना उसी जगह है जहाँ पर एक किताब थी, यानी कुछ दीवार में। तभी वो कलमुए लिविंग डेड नीति का इस्तेमाल करते हुए हमला करते हैं। इधर ये लोग लाइट हाउस का डोर तोड़ने लगते हैं। ऑलमोस्ट टूट चुका है। ये कलमुए चर्च की विंडो से आने लगते हैं। इसे ही लिविंग डेड नीति कहते हैं। दोस्तों, जब लिविंग डेड को घर में घुसने का रास्ता नहीं मिलता तो लिविंग डेड घर की विंडोज को तोड़ते हुए घर में इंटर होने की कोशिश करती है। निक विंडोज को पैक करने की कोशिश कर रहा है। यह एक सामान्य प्रतिरोध है इस नीति का। और पादरी सोना ढूंढ रहा है। श्रीमती विलियम्स की विधवा भी उनका हाथ बटा रही है। स्टीवी ऊपर की ओर भागती है। वो ऊपर आती है और इधर से बाहर चली जाती है। पादरी और श्रीमती विलियम्स की विधवा को सोना मिल जाता है। एक काला कपड़ा सैंडी के बाल पकड़ लेता है, तो इससे भी लोग सैंडी को छुड़ाने जाते हैं। पादरी वो सोना लेकर ब्लैंक की सेना के पास आता है। पादरी खुद को और सोने को ब्लैंक के सामने प्रस्तुत करता है। वो कहता है, ब्लैंक, जो तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी कर सकते हो। ब्लैंक उसके करीब आने लगता है। इधर स्टीवी लाइट हाउस की चोटी पर चढ़ चुकी है। ब्लैंक लाल आंखें चमकाते हुए और तलवार निकालते हुए पादरी के करीब आने लगता है। एक बात सोचे आपने, ये लोग एक तरह के भूत है, राइट? और ये चर्च में खड़े हैं। जॉन कारपेंटर की क्या ही थिंकिंग रही होगी। भूत चर्च में आकर चर्च में विश्वास करने वाले लोगों को सताएंगे और उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। खैर, काला कपड़ा लाल कपड़े के पास आने लगता है। अब तो पीछे से भी काला कपड़ा आ रहा है। वो हमला करता है, जिससे स्टीवी बच जाती है। बढ़िया। अभी तक इनके प्रथम हमले से कोई नहीं बचा और स्टीवी बच गई। इसे ही डायरेक्टर की कृपा बोलते हैं। लेकिन हमले से अस्त्र वस्त्र में अटक जाता है और स्टीवी वही अस्त्र निकाल कर उसी अस्त्र से सामने वाले कपड़े पर हमला कर देती है, जिससे हम पहली बार इनका चेहरा देख पाते हैं, जो कि काफी अच्छा है, मासूम है, खूबसूरत है, इनोसेंट है, रूहानगी से भरा हुआ है, तरोताजा है। अब तो स्टीवी बुरी तरह से फंस चुकी है। ब्लैंक अपना सोना लेता है। वो डायरेक्ट सोने को पिघलाने लगता है। अबे तेरे पास इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई? कहीं तू पोल्टीगाइस्ट कैटेगरी का भूत तो नहीं? तभी नहीं कहा कर फादर मेलोन को बचा लेता है।
ब्लैंक को सोना लेकर चला जाता है और जैसे ही वो जाता है तो बाकी के सैनिक भी वहाँ से चले जाते हैं। फोक भी चला ही जाता है। स्टीवी बच जाती है। धुआ भी लाइक अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो हैप्पी एंडिंग तो हो गई। अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों, तो इस तरह की मूवी में डायरेक्टर हैप्पी एंडिंग को यहाँ रखते हैं। मतलब यह है कि हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, एक को मारना भी बाकी है। और पादरी मेलोन भी सोचता है कि साले ब्लैंक ने मुझे मारा क्यों नहीं, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ब्लैंक वहाँ प्रकट हो जाता है और इस सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की बात करूँ तो पर्सनली मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और जिस तरह से इस मूवी ने अपने कम संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से किया है वो लाजवाब है। मूवी का बीजीएम स्वयं जॉन कारपेंटर ने उत्पन्न किया है तो अच्छा ही है और कैमरा वर्क भी अच्छा है जो डर को मेंटेन रखता है।